दोस्तों आज हम लोग जो प्री स्पेशल है उसमें आईआर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये विषय सूची रहा भारत प्रशांत से ही शुरू। चलिए, भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच फिपीक। पापुआ न्यू गिनी में फिपीक शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक के महत्व को रेखांकित किया। फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन यानी फिपीक एक बहुराष्ट्रीय समूह है जिसे 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्थापित किया गया था। इसको भारत और 14 प्रशांत द्वीप देशों के बीच सहयोग की सुविधा के लिए बनाया गया था। भारत जापान श्रीलंका त्रिपक्षीय सहयोग। भारत जापान और श्रीलंका ने 2023 में कोलंबो में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट के त्रिपक्षीय सहयोग को फिर से शुरू करने के लिए एक समझौते की शुरुआत की है। श्रीलंका बंदरगाह प्राधिकरण के पास ईसीटी का 100% स्वामित्व होगा। टर्मिनल ऑपरेशंस अपनी सभी ईसीटी ऑपरेशन संचालित करेगी। इसमें श्रीलंका की 51% हिस्सेदारी होगी, जबकि जापान और भारत की हिस्सेदारी 49% होगी। ईसीटी के विकास के लिए जापान के साथ 0.1% की ब्याज दर पर 40 साल का ऋण समझौता किया गया है। भारत और जापान के हित। हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी प्रभुत्व को रोकने के लिए श्रीलंका में चीनी उपस्थिति को कम करना होगा। चीन द्वारा बनाया जा रहा कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट ईसीटी से महज कुछ मील की दूरी पर है, जिसका मुकाबला करना आसान होगा। भारत और जापान एक स्वतंत्र, खुले तथा समावेशी इंडो पैसिफिक का दृष्टिकोण साझा करते हैं, जो श्रीलंका सहित क्षेत्र के सभी देशों के लिए प्रासंगिक है। भारत और जापान दोनों त्रिपक्षीय सहयोग के माध्यम से चीन की ऋण जाल नीति को चुनौती दे रहे हैं। चीन ने श्रीलंका को ऋण जाल में फंसाकर हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल की लीज पर लिया। सुलीना चैनल डेन्यूब नदी की 63 किलोमीटर लंबी सहायक नदी है, जो यूक्रेनी काला सागर बंदरगाहों ओडेसा, चोर्नोमोर्स्क, प्यूडेनी से मालवाहक जहाज़ों के लिए सुरक्षित पारगमन प्रदान करती है। यह बोस्फोरस जलडमरू मध्य से भूमध्य सागर के माध्यम से यूक्रेन तक वैश्विक पहुंच सुनिश्चित करती है। भारत और आसियान आर्थिक संबंध। 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक इंडोनेशिया के सेमारंग में आयोजित की गई। इस वर्ष की बैठक का मुख्य एजेंडा आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते 2009 की समीक्षा करना था। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता 2009। AITI-GA को आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। यह दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों और भारत के बीच एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है, जो जनवरी 2010 से लागू हुआ। निम्नलिखित चिंताओं के कारण देश समझौते की समीक्षा करने पर सहमत हुए हैं। समझौता लागू होने के बाद से आसियान के साथ व्यापार घाटा काफ़ी बढ़ गया है। व्यापार घाटे का प्रमुख कारण भारतीय निर्यातकों द्वारा FTA मार्गों का कम उपयोग था। समीक्षा से FTA व्यापार को सुविधाजनक और पारस्परिक रूप से लाभप्रद बनाने में मदद मिलना। भारत और आसियान ने 2022-23 में 131.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार दर्ज किया। 2022-23 में आसियान के साथ व्यापार भारत के वैश्विक व्यापार का 11.3% था। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और तीसरा सबसे बड़ा बाजार है, जो भारत को अपनी निर्यात क्षमता बढ़ाने में मदद कर सकता है। भारत आसियान शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। भारत के प्रधानमंत्री ने 7 सितंबर 2023 को जकार्ता में 20वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया। आसियान के नेतृत्व वाले समूह ने 2005 में EAS की स्थापना की। मूल रूप से पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन खुलेपन, समावेशिता, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान और आसियान केंद्रीयता के सिद्धांतों पर संचालित होता है।
आसियान के 10 सदस्य देश हैं। EAS के 18 सदस्य देश हैं। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। भारत, अमेरिका, यूरोपीय संघ, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, इटली और जर्मनी ने नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की घोषणा की। इस मेगा प्रोजेक्ट को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इससे पश्चिम एशिया में वैश्विक व्यापार बढ़ेगा और वस्तु परिवहन के केंद्र के रूप में इजरायल की स्थिति में भी सुधार होगा। यह एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना के रूप में काम करेगा जो बुनियादी ढांचे को एशिया से यूरोप तक जोड़ेगा। भारत के पश्चिमी तट पर जो बंदरगाह इस गलियारे के तहत जुड़ेंगे उनमें मुंद्रा, कांडला और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नवी मुंबई शामिल हैं। मध्य पूर्व में 5 बंदरगाहों को भारतीय बंदरगाहों से जोड़ने के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है, जिनमें संयुक्त अरब अमीरात में फुजैरा, जेबेल अली और अबू धाबी बंदरगाह के साथ ही सऊदी अरब में दम्मम तथा रास अल खैर बंदरगाह शामिल हैं। यह प्रोजेक्ट पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है, जो यूरेशियाई क्षेत्र में चीन के आर्थिक प्रभाव के प्रतिकार के रूप में भी काम कर सकता है। वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी। यह छोटे और मध्यम आय वाले देशों की विशाल बुनियादी ढांचे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक मूल्य संचालित, उच्च प्रभाव तथा पारदर्शी बुनियादी ढांचा साझेदारी है। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक व्यापार और सहयोग को बढ़ाने के लिए देशों को सड़कों, बंदरगाहों, पुलों, संचार सेटअप आदि जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु धन सुरक्षित करने में मदद करना है। जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान सार्वजनिक और निजी निवेश के माध्यम से विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तपोषित करने में मदद करने के लिए PCI को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया था। अजरबैजान सेना का आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन। अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख क्षेत्र में आर्मेनियाई सेना के खिलाफ आतंकवादी अभियान शुरू किया। अजरबैजान का कहना है कि यह ऑपरेशन नागोर्नो काराबाख क्षेत्र में एक बारूदी सुरंग विस्फोट में 2 नागरिकों और उसके 4 पुलिस अधिकारियों की मौत के जवाब में था। आर्मेनिया ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ सैन्य अभ्यास करने और रोम कन्वेंशन को मंजूरी देने के कारण रूस को नाराज कर दिया। यह वही अदालत है जिसमें पुतिन को दोषी ठहराया गया था। दोनों देशों के बीच विवाद की शुरुआत साल 1918 में हुई, जब दोनों रूसी साम्राज्य से स्वतंत्र हो गए। सोवियत शासन के दौरान नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को दोनों देशों के बीच स्वायत्त घोषित किया गया था। 1988 में नागोर्नो काराबाख की विधायिका ने आर्मेनिया में शामिल होने पर जनमत संग्रह कराया, जिसे अजरबैजान ने खारिज कर दिया। वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी। ये छोटे और मध्यम आय वाले देशों की विशाल बुनियादी ढांचे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक मूल्य संचालित, उच्च प्रभाव और पारदर्शी बुनियादी ढांचा साझेदारी है। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक व्यापार और सहयोग को बढ़ाने के लिए देशों को सड़कों, बंदरगाहों और पुलों, संचार सेटअप आदि जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु धन सुरक्षित करने में मदद करना है। जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान सार्वजनिक और निजी निवेश के माध्यम से विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तपोषित करने में मदद करने के लिए PCI को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया था। अजरबैजान सेना का आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन। ये तो मैं पढ़ा हूँ यार, तो मैं पढ़ दिया हूँ। 5 आइज ग्रुप। कनाडा में अमेरिकी राजनयिक ने 5 आइज ग्रुप के बीच साझा खुफिया जानकारी की पुष्टि की, जिसके कारण कनाडाई PM ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर हत्या में भारतीय एजेंटों की भूमिका के संबंध में आरोप लगाए। 5 आइज ग्रुप के बारे में। 5 आइज एक रणनीतिक खुफिया साझाकरण गठबंधन है जिसमें 5 अंग्रेजी भाषी देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं।
फाइव आइज समूह का एक मुख्य उद्देश्य बड़ी मात्रा में साझा खुफिया जानकारी इकट्ठा करना और उसका विश्लेषण करना तथा सिग्नल इंटेलिजेंस संचालन डेटा में सहयोग करना है। भारत अफगानिस्तान संबंध है। भारत में अफगानिस्तान दूतावास ने भारत से समर्थन की कमी का हवाला देते हुए अपना संचालन बंद कर दिया है। भारत अफगानिस्तान के बीच विकासात्मक साझेदारी। भारत ने काबुल में संसद भवन, ईरान में चाबहार बंदरगाह को जोड़ने वाले जरांज डेलाराम राजमार्ग और सलमा बांध परियोजना, अफगान भारत मैत्री संबंध बांध जैसी प्रमुख परियोजनाओं का निर्माण किया है। भारत ने अफगानिस्तान और ईरान के साथ त्रिपक्षीय व्यापार समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। भारत अफगान राष्ट्रीय सेना के लिए सैन्य वाहनों जैसे सैन्य हार्डवेयर और वायुसेना के लिए Mi-25 तथा Mi-35 हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति कर रहा है। भारत मालदीव संबंध। मालदीव के राष्ट्रपति चुने गए राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने कहा कि वह देश में विदेशी सैन्य उपस्थिति की अनुमति नहीं देंगे। वे परोक्ष रूप से भारत पर निशाना साधते हुए चीन को अपना सबसे करीबी सहयोगी मान रहे हैं। भारत और मालदीव संबंध। भारत मालदीव कई संयुक्त अभ्यास करते हैं जैसे एक्वेरिन, दोस्ती और ऑपरेशन सीड। भारत मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल को प्रशिक्षण प्रदान करता है। 2022 में भारत के विदेश मंत्री द्वारा नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट का उद्घाटन किया गया। NCPLE मालदीव में भारत द्वारा क्रियान्वित सबसे बड़ी अनुदान परियोजना है। मालदीव के अड्डू शहर में एक ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन और पुनर्वास केंद्र भारतीय सहायता से बनाया गया था। यह केंद्र स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, मत्स्य पालन, पर्यटन, खेल और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में भारत द्वारा कार्यान्वित की जा रही 20 उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं में से एक है। भारत की कंपनी मालदीव में अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना विकसित कर रही है जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट से संबंधित है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 2012 के सार्क मुद्रा स्वैप समझौते के तहत RBI और मालदीव मौद्रिक अथॉरिटी के बीच 2022 में द्विपक्षीय $200 मिलियन मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर के साथ भारत तथा मालदीव के बीच व्यापार में वृद्धि की संभावना है। भारत को JMC प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए मालदीव सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष। इजराइल पर अक्टूबर में हमास ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के 5000 से ज़्यादा मिसाइलों से हमला किया। इसमें 200 से ज़्यादा निर्दोष लोग मारे गए और हज़ारों घायल हो गए। संघर्ष के बारे में। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष 19वीं सदी के अंत में शुरू हुआ जब फिलिस्तीन क्षेत्रों में यहूदियों पर अत्याचार किया जा रहा था। इस जुल्म से बचने के लिए यहूदियों ने एक आंदोलन चलाया जिसे इतिहास में जायोनी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। जायोनी आंदोलन में यहूदियों ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ सफलता हासिल की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1916 ईस्वी में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच साइक्स-पीकोट नामक एक गुप्त समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जिसके तहत यह निर्णय लिया गया कि विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद फिलिस्तीन ब्रिटिश नियंत्रण में रहेगा। अगले वर्ष 1917 में बाल्फोर घोषणा की गई जिसमें यहूदियों के लिए एक देश के गठन की मांग को स्वीकार करते हुए एक यहूदी मातृभूमि की स्थापना पर सहमति व्यक्त की गई। बाद में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन में स्वतंत्र यहूदी और अरब राज्य स्थापित करने के लिए एक विभाजन योजना प्रस्तुत की जिसे फिलिस्तीन के यहूदियों ने स्वीकार कर लिया, लेकिन अरबों ने इस पर अपनी असहमति व्यक्त की। इस योजना के तुरंत बाद 1948 में यहूदियों ने इजराइल को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। इसके विरोध में मिस्र, जॉर्डन, इराक और सीरिया जैसे अरब देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया। युद्ध
के अंत में इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना के तहत निर्धारित सीमा से अधिक भूमि पर कब्जा कर लिया। इसके कारण इजराइल और अरब राज्यों के बीच संघर्ष हुआ, जिसकी परिणति 1967 में प्रसिद्ध 6 दिवसीय युद्ध में हुई। इस युद्ध में इजराइल ने वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम नामक भागों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। बाद में वर्ष 1993 में हस्ताक्षरित ओस्लो शांति समझौते के तहत यह निर्णय लिया गया कि इस क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, जिसका एक भाग फिलिस्तीन को और दूसरा भाग इजराइल को देने का प्रस्ताव रखा गया। उसी ओस्लो शांति समझौते के दौरान फिलिस्तीन ने भी इजराइल को एक देश के रूप में आधिकारिक मान्यता दे दी। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित 23वीं मंत्रिपरिषद बैठक और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिकारियों को 25वीं समिति में भाग लिया। इस बैठक में भारत को वर्ष 2023 से 25 के लिए IORA के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया और यह भी निर्णय लिया गया कि भारत 2025 से 27 में IORA का अध्यक्ष होगा। मंत्रिपरिषद ने कोलंबो विज्ञप्ति और IORA विजन 2030 और उससे आगे को अपनाया। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के बारे में 1997 में गठित हिंद महासागर रिम एसोसिएशन एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसका उद्देश्य 23 सदस्य राज्यों और 11 संवाद भागीदारों के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र के भीतर क्षेत्रीय सहयोग तथा सतत विकास को मजबूत करना है। सचिवालय मॉरिशस। भारत तंजानिया संबंध। तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलुहू हसन ने 8 से 10 अक्टूबर 2023 तक भारत की राजकीय यात्रा की। वाइड शिपिंग सूचना साझा करने पर भारतीय नौसेना और तंजानिया शिपिंग एजेंसीज कॉरपोरेशन के बीच तकनीकी समझौता हुआ। वर्ष 2023 से 27 के लिए भारत सरकार और तंजानिया सरकार के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम समझौता हुआ। तंजानिया की राष्ट्रीय खेल परिषद और भारतीय खेल प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन। तंजानिया में एक औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और तंजानिया निवेश केंद्र के बीच समझौता ज्ञापन। समुद्री उद्योग में सहयोग पर कोचीन सीपीआर लिमिटेड और मरीन सर्विसेज कंपनी लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन। सहयोग के अन्य क्षेत्र। इन देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय राजनीतिक जुड़ाव तथा रणनीतिक बातचीत के अपने बढ़ते स्तर पर संतोष व्यक्त किया, जिसमें इंडो पैसिफिक के लिए दृष्टिकोण और इंडो पैसिफिक पर हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के आउटलुक का कार्यान्वयन शामिल है। दोनों पक्षों ने रक्षा उद्योग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने में रुचि व्यक्त की। पहला भारत तंजानिया संयुक्त विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र EEZ निगरानी अभ्यास जुलाई 2023 में आयोजित किया गया था। भारत तंजानिया के लिए शीर्ष 5 निवेश स्रोतों में से एक है, जिसमें 3.74 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य को 630 निवेश परियोजनाएं पंजीकृत हैं। दोनों देश तंजानिया में एक निवेश पार्क स्थापित करने की संभावना तलाशने और स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। वियना कन्वेंशन। भारत और कनाडा की सरकारों ने एक दूसरे पर वियना कन्वेंशन के उल्लंघन का आरोप लगाया। राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन क्या है? राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन 1961 एक संयुक्त राष्ट्र संधि है जो जनसामान्य सिद्धांतों और शर्तों को निर्धारित करती है कि देशों को एक दूसरे के राजनयिक प्रतिनिधियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। इस सम्मेलन का उद्देश्य देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध सुनिश्चित करना और उचित संचार चैनल बनाए रखना है। इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि एक राजनयिक एजेंट का व्यक्तित्व अनुल्लंघनीय होगा। वह किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी या हिरासत के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। प्राप्तकर्ता राज्य उसके साथ उचित सम्मान के साथ व्यवहार करेगा और उसके व्यक्तित्व, स्वतंत्रता तथा अखंडता पर किसी भी हमले को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023।
व्यापार निर्माण साझेदारी बनाने और नीली अर्थव्यवस्था में वैश्विक अगुवा के रूप में उभरने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा मुंबई में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का विषय हार्नेसिंग द ब्लू इकॉनमी था, जो हमारा मंत्र मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के अनुरूप है। शिखर सम्मेलन समुद्री क्षेत्र सहित प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित था। समुद्री नीली अर्थव्यवस्था के लिए विजन प्रधानमंत्री ने अमृत काल विजन 2047 का अनावरण किया, जिसमें बंदरगाह सुविधाओं को बढ़ाने, स्थिरता को बढ़ावा देने और समुद्री नीली अर्थव्यवस्था क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सुविधा के लिए रणनीतिक पहल शामिल है। बिश्केक में एससीओ परिषद की बैठक। भारत के विदेश मंत्री ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस बैठक में मुख्य रूप से G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन और इजराइल हमास युद्ध पर प्रकाश डाला गया। शंघाई सहयोग संगठन के बारे में, यह एक 9 सदस्यीय संगठन है जिसमें 2 प्रमुख एशियाई राज्य चीन और भारत, एक यूरेशियन देश रूस तथा 4 मध्य एशियाई राष्ट्रों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ ही पाकिस्तान व ईरान शामिल हैं। संगठन की स्थापना 1996 में शंघाई 5 के रूप में की गई थी, जो 2001 में उज्बेकिस्तान को शामिल करने के लिए एससीओ बन गया। भारत, पाकिस्तान और ईरान के प्रवेश के साथ ही इसका विस्तार होना शुरू हुआ। यह संगठन व्यापक राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। यह दुनिया की 42% आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1/3 प्रतिनिधित्व करता है। चाणक्य रक्षा संवाद 2023 सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज के सहयोग से भारतीय सेना द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023 दक्षिण एशिया और इंडो पैसिफिक में सुरक्षा चुनौतियों पर एक संवाद के साथ संपन्न हुआ। चाणक्य रक्षा संवाद एक प्लेटफॉर्म है जिसे अंतर्राष्ट्रीय रक्षा और रणनीतिक समुदाय के प्रमुख विशेषज्ञों को एकजुट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य इन प्रतिष्ठित बुद्धिजीवियों के बीच संबंधों को बढ़ावा देना और विचारों तथा दर्शन के मुक्त प्रवाह को सुविधाजनक बनाना है। वार्ता ने दक्षिण एशिया और भारत प्रशांत क्षेत्र पर मुख्य फोकस के साथ सुरक्षा चुनौतियों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान की। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में रक्षा और रणनीतिक मामलों के क्षेत्र में से प्रमुख वक्ता, सैन्य रणनीतिकार, राजनयिक और बुद्धिजीवी शामिल थे। सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित विभिन्न देशों के प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। बातचीत में सुरक्षा बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों से लेकर आतंकवाद निरोध, समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने और साइबर स्पेस सुरक्षा तक कई विषयों पर चर्चा हुई। भारत और यूएई संबंध। यूएई भारत का एक सक्रिय भागीदार रहा है। भारत यूएई व्यापार 2022 में बढ़कर 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जिससे यूएई वर्ष 2022-23 के लिए भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन गया है। भारत संयुक्त अरब अमीरात का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। फरवरी 2022 में भारत पहला देश बन गया है जिसके साथ संयुक्त अरब अमीरात ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया। 1 मई 2022 को सीपा के लागू होने के बाद से द्विपक्षीय व्यापार में लगभग 15% की वृद्धि हुई है। भारत को लंबे समय से संयुक्त अरब अमीरात में एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया रहा है, क्योंकि इसका बढ़ता मध्यम वर्ग यूरोप जैसे अन्य निवेश स्थलों से दूर विविधता लाने की कोशिश कर रहा है। नई दिल्ली और आबू धाबी का लक्ष्य गैर तेल द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक बढ़ाना है। गौरतलब है कि मौजूदा समय में यूएई में कुल 28 लाख भारतीय नागरिक रहते हैं। राजनयिक गठबंधन। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने 1972 में राजनयिक संबंध स्थापित किए। द्विपक्षीय संबंधों को तब और बढ़ावा मिला जब अगस्त 2015 में भारत के प्रधानमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया,
जिसके बाद दोनों देशों के बीच एक नई रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत हुई। भारतीय प्रधानमंत्री की हालिया अबू धाबी यात्रा 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद से पश्चिम एशियाई राष्ट्र की उनकी 7वीं यात्रा थी। उनसे पहले यूएई का दौरा करने वाली आखिरी भारतीय प्रधानमंत्री 1981 में इंदिरा गांधी थी। रक्षा अभ्यास, इंडिया यूएई द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, डेजर्ट ईगल द्वितीय द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 16 संयुक्त अरब अमीरात, पिच ब्लैक द्विवार्षिक बहुपक्षीय वायु युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास, रेड फ्लैग बहुपक्षीय हवाई अभ्यास, इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस पहल। टोक्यो में 2022 क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन के दौरान क्वाड लीडर्स ने मौजूदा समुद्री डोमेन जागरूकता क्षमताओं को बढ़ाने के लिए समुद्री डोमेन जागरूकता हेतु इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप की घोषणा की। यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री डोमेन जागरूकता बढ़ाने और इसके महत्वपूर्ण जलमार्गों में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए एक प्रौद्योगिकी प्रशिक्षक पहल है। आईपीए भागीदारों को उपलब्ध कराने के लिए वाणिज्यिक उपग्रह रेडियो फ्रीक्वेंसी डेटा संग्रह जैसी नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 विदेश और सुरक्षा मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के साथ 20 से 21 नवंबर 2023 को संपन्न हुई थी। दोनों देशों ने इंडो पैसिफिक में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता, लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन, नेविगेशन की स्वतंत्रता तथा शांतिपूर्ण विवाद समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने पूर्वी और दक्षिण चीन सागर में चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने का आह्वान किया। इसमें ऑस्ट्रेलिया भारत समुद्री संवाद और फ्रांस तथा इंडोनेशिया के साथ त्रिपक्षीय समूहों के प्रति प्रतिबद्धताओं के साथ समुद्री क्षेत्र जागरूकता के महत्व पर जोर दिया गया। क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए समुद्री डोमेन जागरूकता पहल हेतु इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप पर प्रकाश डाला गया। लाल सागर में जहाज का अपहरण। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में भारत जा रहे मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर को यह दावा करते हुए अपहरण कर लिया कि यह इजरायली जहाज है। हालांकि इजरायली सरकार ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि जहाज एक ब्रिटिश कंपनी के स्वामित्व में है, जो एक जापानी फर्म द्वारा संचालित है। समुद्री डकैती के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय कानून। 1982 का समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत समुद्री डकैती के दमन के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। विशेष रूप से इसके अनुच्छेद 100 से 107 और 110 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ ने समुद्री डकैती से निपटने के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को अपनाया है। उनमें से समुद्री नेविगेशन की सुरक्षा के खिलाफ गैरकानूनी कृत्यों के दमन के लिए कन्वेंशन, समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, अंतर्राष्ट्रीय जहाज और बंदरगाह सुविधा सुरक्षा कोड आदि प्रमुख हैं। हूती विद्रोहियों के बारे में। हूती एक शिया राजनीतिक और सैन्य संगठन है जो 1990 के दशक के दौरान यमन में यमनी सरकार की विपक्षी ताकत के रूप में उभरा था। कुछ वर्ष पश्चात यह मध्य पूर्व में चल रही अमेरिका और इजराइल विरोधी भावनाओं से तेजी से प्रेरित हुआ। 2011 में हूती विद्रोहियों ने यमनी क्रांति को भड़काने में प्रमुख भूमिका निभाई थी, जो अरब स्प्रिंग के नाम से सरकार विरोधी विद्रोह की लहर से शुरू हुई थी। 2014 में हूती विद्रोहियों ने यमनी राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था। लाल सागर के बारे में। लाल सागर हिंद महासागर का एक समुद्री जल प्रवेश द्वार है जो अफ्रीका और एशिया के बीच स्थित है। समुद्र से इसका संबंध दक्षिण में वाव अल मंडेब जलडमरू मध्य और अदन की खाड़ी के माध्यम से है। इसके उत्तर में सिनाई प्रायद्वीप, अकाबा की खाड़ी और स्वेज की खाड़ी स्थित है। इंटरपोल की 91वीं महासभा
इंटरपोल की 91वीं महासभा वियना में आयोजित की गई थी, जहां भारत ने वास्तविक समय में अंतर्राष्ट्रीय में आतंकवाद, ऑनलाइन कट्टरपंथ और साइबर से संबंधित वित्तीय धोखाधड़ी जैसे सीमा पार अपराधों को सक्रिय रूप से संबोधित करने के लिए इंटरपोल के माध्यम से ठोस कदम उठाने का पर जोर दिया। 4 दिवसीय सभा में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल को शताब्दी भी मनाई गई, जिसकी स्थापना 1923 में हुई थी। भारत ने इंटरपोल के विजन 2030 को अपनाने का समर्थन किया। इंटरपोल के फ्यूचर काउंसिल के निर्माण पर भी चर्चा की गई, जो यह सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों की एक परिषद होगी कि इंटरपोल विजन 2030 का विजन और कार्यान्वयन सदस्य देशों में कानून प्रवर्तन की उभरती ज़रूरतों को ध्यान में रखेगी। 1949 में इंटरपोल में शामिल होने के बाद से भारत ने अब तक 2 सामान्य सभाओं की मेजबानी की है। यह सर्वविदित है कि पिछले वर्ष भारत ने 90वीं महासभा की मेजबानी की थी, जिसमें 168 देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया था। इंटरपोल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसे अक्सर इंटरपोल के नाम से जाना जाता है, की स्थापना 1923 में एक सुरक्षित सूचना साझाकरण मंच के रूप में की गई थी, जो विभिन्न देशों के पुलिस बलों से प्राप्त जानकारी के माध्यम से आपराधिक जांच की सुविधा प्रदान करता है। वर्तमान में इसके 196 सदस्य देश हैं, जिनका नेतृत्व अध्यक्ष करता है, जो 4 वर्षों के लिए चुना जाता है। प्रत्येक सदस्य देश की इंटरपोल में एक नोडल एजेंसी होती है और केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई भारत में नोडल एजेंसी है। लाल सागर में जहाज का अपहरण, पता नहीं कहाँ पे रोके थे, लेकिन चलिए पढ़ते हैं शुरू से। लाल सागर में जहाज का अपहरण। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में भारत जा रहे मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर को यह दावा करते हुए अपहरण कर लिया कि इजरायली